हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हम इस चैप्टर को सीरीज बाय सीरीज करके वीडियो लाएंगे और इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और यह किन नियमों को पालन करता है, और जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके साथ क्या गुजरती है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, और जो भी प्रकाश के अपवर्तन से जो भी हम लोग के दैनिक जीवन में घटनाएं होती रहती वो सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाते हुए वीडियो की। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब कि जब कभी भी जैसे इस चीज का हम लोग को दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है कि हम कभी भी देखते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो जो सब्जी होता है, सब्जी बेचने वाला, वह हम लोग को टोपी पहनाता है। क्या पहनाता है? टोपी। मतलब वह जो नींबू होता है उसको पानी में डाल के रखता है। किस में डाल के? पानी में। और वही चीज हम लोग जब होटल जाते हैं तो वह किसी बर्तन में, आने की जो चीनी का रस होता है उसमें रसगुल्ला डाल के रखता है। ये किस लिए करता है कि जो भी रसगुल्ला का अगर जो साइज है वह वास्तविक साइज से थोड़ा बड़ा दिखता है और हम लोग समझ जाते हैं बल इसका जो रसगुल्ला है बड़ा है, इसको ही खरीदेंगे। और इसी तरह नींबू में भी होता है कि नींबू को जब पानी में रखता है तो जो भी उसका वास्तविक साइज होता है वह भी थोड़ा बड़ा दिखता है। तो बड़ा दिखता है तो हम लोग भी लग रहा है इसके पास तो थोड़ा बड़ा नींबू है, जो फलाना उसके पास छोटा नींबू, इसके वजह से हम इसके पास लगे। जब हाथ में निकालते हैं तो पता चलता है जो पहले देखे उससे भी छोटा है। तो ये सब जो कारण होता है दैनिक जीवन में उपयोग किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। मतलब कि जब कभी भी कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबा हुआ है तो वह वास्तविक साइज से कुछ बड़ा दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा। वास्तविक साइज से बड़ा दिखता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या तो कोई भी पानी में अगर हम कोई भी लकड़ी जो है उसको डालते हैं तो वह टेढ़ा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? टेढ़ा। वो सब किसका गुण है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सभी गुण मतलब किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या है हम उसको डिफाइन करते हैं तो समझेंगे। मतलब जब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े थे तो उसमें कैसे वस्तुओं से तात्पर्य था, तो अपारदर्शी से कैसे? अपारदर्शी से। लेकिन इसमें जो है हम लोग पारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पारदर्शी। क्योंकि परावर्तन में पढ़े थे दर्पण में, तो वह दर्पण जो था वह अपारदर्शी था कि प्रकाश उस पर टकराती थी और वापस लौट जाती थी। और जब किसी भी कोई भी प्रकाश किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है, टकराकर उसी दिशा में लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा। इसमें मतलब दो माध्यम लेंगे। कितना माध्यम? दो माध्यम और दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। कौन सा? पारदर्शी। और पारदर्शी होगा तो उसमें क्या होगा कि इधर से प्रकाश आएगी और उधर चलती जाएगी। लेकिन सीधा अगर इधर से मान लिया जाए ऊपर कोई माध्यम है और नीचे कोई माध्यम है, दोनों अलग अलग माध्यम है, तो अगर इधर से किरण आ रही तो ये सीधे मतलब कि सीधे भी जा सकती है या तो इधर मुड़ भी सकती है। तो ये सब मुड़ने का जो कारण है हम लोग सब इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है दो पारदर्शी माध्यमों से, दो पारदर्शी माध्यमों से। और जबकि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे तो उसमें क्या था कि उसमें अपारदर्शी वस्तुओं से संबंधित था। कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर ठीक उसी दिशा में वापस लौटती थी, तब उस प्रकाश के उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लेकिन यह जो है प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि दो माध्यमों के बीच के बारे में बताएगा, और वो दोनों माध्यम आप पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। अब जैसे कि मान लिया जाए दो माध्यमों के बीच की बात किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा तो मतलब प्रकाश के कुछ कण तो वैसे ही अवशोषित हो जाएगा, कुछ परावर्तित होगा और कुछ अपवर्तित हो जाएगा। तो इसमें जैसे मान लिया जाए, ले लीजिए एक माध्यम है, ऊपर हवा है, ऊपर क्या है? हवा, और नीचे पानी ले लीजिए।
ठीक है। और ये दोनों माध्यम में प्रकाश की किरण जा सकती है, क्योंकि ये दोनों पारदर्शी है और वह जो पानी होना चाहिए वह साफ होना चाहिए, तभी जा सकता है। तब देखिए, तो जैसे कि किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्या बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जैसे इसका जो रास्ता ऐसे जाना था तो ऐसे चल जाएगा, या तो कभी ऐसे चल जाएगा। तो इसको तो जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन जब ऐसा घटना हो जाए कि जाना चाहिए सीधे लेकिन चल गया कभी इधर कभी उधर, कौन? प्रकाश। तो पथ में विचलित हो गया, मतलब मुड़ गया। तो मुड़ा दो तरफ से, एक दूर चल गया और एक मतलब कि नजदीक आ गया। तो इसी तरह से जब पथ में विचलित होता है, जब किसी एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन, अब जैसे मान लिया जाए ये ऊपर हवा है और नीचे पानी, मान लिया जाए ऐसे किरण जा रहा था, तो लेकिन ये हवा जो है वह विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये कैसे विरल माध्यम है, कैसे सघन माध्यम है, हम बताते हैं। तो जैसे ही सघन माध्यम में तो ये तो ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन इसको जाना चाहिए किधर से, इधर से जाना चाहिए। और इसका ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। यहाँ पर से जो है यह आपतित किरण हो जाएगा और ये परावर्तित किरण हो जाएगा। और ई जो है आपतित किरण, ये अभिलंब है, यम है, मान लिया जाए इसको यम डैश। तो यह आप अभिलंब है, यह क्या है, अभिलंब, और ये आपतित किरण। तो इसमें क्या होगा कि जब ये हवा एक माध्यम दूसरा माध्यम पानी है, तो इसमें तो जाना चाहिए इसे। तो सबसे पहले आपतन कोण अपवर्तन कोण कौन होते हैं, ये अभिलंब आपतन कोण कहे तो आई, और ये हो गया अपवर्तन ठीक है। जैसे हम क्या किए कि जो अभिलंब, जैसे हम प्रकाश के परिवर्तन में पढ़े थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो इसमें भी तो आपतित किरण अभिलंब है ही, तो इसमें आपतन कोण तो कॉमन हो जाएगा। और दूसरा कोण है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे भी आज द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब इसमें जो है कि ये ऐसे मुड़ा क्यों, ये सीधा क्यों नहीं चल गया। तो हवा जो है ये विरल माध्यम है, कौन माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। कोई भी माध्यम के लिए हवा हमेशा विरल माध्यम होगा, मतलब चाहे वो पानी के साथ हो या कांच के साथ हो या तो कोई चीज के भी साथ हो, हवा जो है हमेशा कौन माध्यम होगा, विरल माध्यम। और एक जो है हीरा, क्या है, हीरा, वह हमेशा कोई भी माध्यम के लिए होगा या सघन माध्यम। कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। तब ये प्रकाश कभी मुड़ जाता है और कभी अभिलंब से दूर चल जाता है। जैसे ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, और कभी ऐसा होता है कि अभिलंब से दूर चला जाता है। तो ये होता कैसे, तो वो जो माध्यम के अपवर्तनांक होता है उसी के हिसाब से मुड़ता है और जाता है। तो सघन माध्यम को हम ऐसे मानेंगे कि सघन माध्यम जो है वह अमीर पार्टी, मतलब अमीर आदमी, समझा रहे जिसे आराम से ध्यान से देखना है। और विरल को हमेशा गरीब मानेंगे, क्या माना है, गरीब। तो जब कभी भी अमीर व्यक्ति गरीब का बारात जाएगा, क्या जाएगा, बारात, ठीक। तो इसको तो घमंड होगा कि हम अमीर हैं, गरीब को कुछ भी कर सकते हैं। तो जब अमीर गरीब की बारात जाएगा तो उसमें क्या होगा कि यह अपना मनमानी करेगा, जैसे जाएगा उधर वो चलते रह जाएगा, ठीक है। मतलब होगा क्या कि जब अमीर को किसको माने, सघन को अमीर और विरल को गरीब। तो अमीर से गरीब में जाना मतलब जो मर्जी है वो सीधे, मतलब कि अगर जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, किसी का बात नहीं मानेंगे। तो वैसे ही जब अमीर से, यानी कि जब सघन से विरल में जाएगा
तो वह सीधे अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, वह सीधे अभिलंब से दूर होते चल जाएगा, क्योंकि वो अमीर है, उसको घमंड है कि मेरे पास पैसा है। इस कारण से अब लेकिन जब गरीब से अमीर अगर जब गरीब व्यक्ति अमीर का बारात जाए तो उसमें उसको क्या लगेगा, डर, बोले यार कुछ भी बोल सकता है, तो इसलिए दब दब के चलेगा। क्या चलेगा? दब दब के। और गरीब को सब अमीर दाबता भी, ऐसी तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे ये हवा बिरल मादी कहे तो गरीब से अमीर की ओर गया, तो इसको तो अमीर वाला क्या किया, दबा दिया, ज्यादा टेढ़ियाना नहीं तो हम पीट के रख देंगे, ऐसे बोला। इस कारण से वो बेचारा जो है, अब गरीब जो है अमीर की ओर गया, लेकिन वो दब के रहा। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन क्या करे, ये डर के मारे इधर मुड़ गया। तो जब गरीब से अमीर आने की मुड़ जाएगा, गरीब से अमीर गया तो मुड़ेगा, और जब अमीर से गरीब गया तो मुड़ेगा नहीं, वह दूर भागेगा। बोला हम तुम्हारा बात सुन मेरे करेंगे, चाहे जो भी कर लो, काहे कि हम तो ठहरे अमीर व्यक्ति। इस तरह से वो बिहेव करता है। तो हम कुल मिला के ये कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये जो है हवा विरल माध्यम और पानी सघन माध्यम, तो जो विरल माध्यम होगा वह उसको हम गरीब मान लेंगे। तो गरीब से जब अमीर में प्रवेश करेगा तो वह बेचारा चप जाएगा तो किधर मुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि विरल से सघन में गए। और जब सघन से विरल में जाएगा, ये तो पहला कंडीशन था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे लिखा है। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती, क्योंकि अमीर से मतलब कि गरीब से अमीर की ओर जा रहा है, तो गरीब जो है अमीर का जाएगा तो दब के रहेगा, तो मतलब मुड़ के रहेगा। अब क्या होगा, जैसे कि हम मान लिया जाए ऊपर, अब जैसे देखना है कि यह जो ऊपर पानी और नीचे हवा है, तो हम जब भी बोले कि कोई माध्यम के साथ देते हैं, हवा हमेशा विरल माध्यम, और कोई माध्यम के साथ हीरा देते हैं तो वह हमेशा सघन माध्यम। वो कैसे ऐसे होता है हम अभी तुरंत बताने वाले हैं कि ये किस पर निर्भर करता है। तो देखिए सबसे बड़ा बात कि अब ये सघन से विरल में जा रहा है, मतलब अमीर से गरीब में जा रहा है, तो यह क्या होगा, वो अपने मन से चलेगा, मतलब मुड़ेगा नहीं, दूर जाएगा। क्या करेगा, दूर जाएगा। हकाएंगे मेरे को, बोल इधर आ, तो आएगा तुम्हारे पास, लय करेंगे, सीधा चलते चल जाता है। तो वैसे ही सघन जो है अमीर है, और ये विरल गया बरा तो मुड़ेगा नहीं, वो दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर। तो इसको आना चाहिए तो ऐसे, इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये देखिए अभिलंब से दूर चला गया, अभिलंब से दूर चला गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन गया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन कहे तो अमीर, सघन माध्यम से यानी कि अमीर से गरीब में, अमीर से जब गरीब में जा रहा है बारात, तो वो रुकेगा, हकाने पर रुकेगा नहीं, मतलब हम जाते हैं तो कुछ भी कर उससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती। देखिए अभिलंब है, इसको आना चाहिए था, वो चल गया तो इस ये दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। अब ये होता कैसे है, तो जब कभी भी हम किसको मानेंगे, जैसे मान लिया जाए हवा नहीं देकर पानी दे दे और कांच दे दे, पानी और कांच दे दे, तब ये दोनों में कैसे देखेंगे कि यह कौन सा सरल माध्यम और कौन सा विरल, कौन सा सघन माध्यम और कौन सा विरल माध्यम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि घनत्व किसका ज्यादा है। समानता मतलब कि सघन और विरल माध्यम में अंतर कर सकते हैं घनत्व से, और उस घनत्व के मतलब कि घनत्व जितना ज्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की किरण उतना ज्यादा मुड़ेगी। क्या करेगी, जिस माध्यम का घनत्व या अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि कहा जाए कि अगर जितना ज्यादा मतलब अमीर रहेगा वो गरीब पर उतना ज्यादा दबाव बना के रखेगा। और यह जो अपवर्तन है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक सबसे पहले क्या है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए पानी में अपवर्तनांक कुछ होता है, कांच में कुछ होता है, हवा में कुछ होता है, तो वो सब क्या है कि उस माध्यम में प्रकाश जो है वह किस हिसाब से मुड़ रही है, उसी को प्रकाश मतलब कि अपवर्तनांक कहते हैं।
तो कोई भी माध्यम में प्रकाश अगर मुड़ रहा है तो वो दो बातों पर ध्यान देगा कि प्रकाश कौन सा रंग का है, या तो उस माध्यम का किस मतलब कि कैसा घनत्व है और कैसा अपवर्तनांक है, उसके हिसाब से होता है। तो अगर जिस माध्यम का घनत्व या अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरण उतना ही कम मतलब कि उतना ही ज्यादा मुड़ेगी। तो यानी कि जब ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगा विरल माध्यम से, तो उसका मतलब सघन माध्यम का मतलब हमेशा उसका घनत्व और जो दूसरा दिया है उसकी अपेक्षा ज्यादा होगा अपवर्तनांक और घनत्व। तो अपवर्तनांक मतलब अपवर्तन किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले प्रकाश की रंग पर और दूसरा उस माध्यम के अपवर्तनांक पर, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो अपवर्तनांक के बारे में लिख देते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है, तो मतलब किसी भी माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक भी हो जाएगा, या तो इस तरह से लिखता है मतलब कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अभी नहीं सीरीज से चलना है, ये सभी सब के बारे में डीपली से पढ़ना है। पहले अपवर्तन समझ चुके हैं, तो अपवर्तन क्या होता है उसके बाद हम ये सब कोण के बारे में समझेंगे कि कोण जैसे मान लिया जाए अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। ये सब बात को नोट पॉइंट में करते जाएंगे, कॉपी निकाल कर लिखते जाएंगे। तो जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण विरल माध्यम से सघन माध्यम की मतलब कि जाने पर उसकी अपेक्षा में बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। मतलब जितना कोण अपवर्तन कोण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में बना है उससे बड़ा मतलब उससे छोटा होगा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण तब। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें मतलब कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब और ये सब जो आपतन कोण है ये सभी सब एक ही तल में होते हैं, मतलब कि जो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ते थे उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, जो कि हम स्नेल के नियम के लिए इससे अगले सीरीज में पढ़ेंगे और बाकी सब में प्रकाश की चाल के बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन किस चीज पर निर्भर करता है वो सभी आप जान चुके होंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगले सीरीज के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।